तो जो बच्चे सपने देखते हैं ना, वो अपने क्लास के लेवल का सपना देखता है। अगर कोई लोअर क्लास में पैदा हुआ है तो उसका एक सपना का लिमिट होता है, मिडिल क्लास में पैदा हुआ है तो उसका भी एक सपना का लिमिट होता है, अपर में हुआ तो भी उसका एक लिमिट होता है। तो हमारा जन्म जो हुआ वो बनगांव हमारा गांव है, सहरसा से लगभग 10 किलोमीटर हट के है। तो हमारे दादाजी भैंस चराते थे। तो जब हमारा जन्म हुआ तो पापा भी दादाजी के साथ सहयोगी के रूप में भैंस ही चराते थे। लेकिन जब 2 ढाई 3 साल हम लोगों को हो गया, दोनों भाई हम 3 साल के हो गए थे, छोटा भाई में हमसे 1 साल छोटा है, तो दादाजी पापा को फोर्स करने लगे कि भाई तुम भी बाहर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, यहाँ गांव में कुछ नहीं रखा हुआ है। चाचा लोग पहले से बाहर सेट थे। पता नहीं पापा घर घर में बड़े हैं तो उनको फैमिली को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। उनके मन में क्या चल रहा होगा उस समय वही समझ सकते हैं। ये वो बोले हम बाहर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो हम यही आसपास कोई काम देखेंगे। पापा उस समय ट्रक पे कंडक्टर के रूप में, जिसको हम लोग आम भाषा में खलासी बोलते हैं, वहाँ से जर्नी स्टार्ट किए थे वो। हमको लगता है 3 4 साल ट्रक पे वो रहे हैं, धीरे धीरे ड्राइवर बने। उस समय वही होता था ना, खलासी में रहिए जी। 3 4 साल, उसके बाद आप ड्राइवर बनेंगे। तो इस तरह से पापा का ड्राइवर से फिर बस ड्राइवर बनना, ट्रक ड्राइवर से, और हम लोग का धीरे धीरे बड़ा होना। जो ज़रूरतें थी उन सारी ज़रूरतों को पूरा किया गया पापा के द्वारा। जैसे जो हमारा जो क्लास था, उस क्लास में जो हमारी नीड्स थी, जी। ट्यूशन हो गया। वैसे एजुकेशन ज़्यादातर सरकारी स्कूल में ही हुआ, कुछ साल के लिए हम लोग प्राइवेट स्कूल में भी गए थे। तो जब मैट्रिक का मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट 3rd डिवीज़न था। मतलब पूरा फैमिली मायूस था कि भाई इसका रिजल्ट काहे ख़राब हो गया। उस दिन पापा के मुंह से पहला वर्ड सुनने में आया था हमको। जो मेरे साथ एक और मेरे सहयोगी ड्राइवर हैं, उनका बेटा 1st डिवीज़न किया है। हमको पूछा गया तो हम कुछ नहीं बोल पाए। हम बोले पता नहीं, हम बात नहीं किए हैं। तो उनको शर्म सा महसूस हुआ उस समय, जो हम कैसे बताएं जो मेरा बेटा 3rd डिवीज़न किया है। तो बस वो वाकया चलते रहा। फिर इंटर किए, इंटर का एग्ज़ाम दिए थे और मेरा शादी हो गया था। उसको बाल विवाह कह सकते हैं आप उस समय। 16 साल की उम्र में। तो बहुत कम उम्र में। तो जब शादी हो तो में एक जिम्मेदारी लेके आती है। मतलब पहले आप सिंगल थे, अब मैरिड हो गए। 3 4 महीने 5 महीना बाबूजी का जो अर्निंग था उसी पे घर चल रहा था। लेकिन बाद में फील हुआ कि नहीं, खाना पीना ठीक है लेकिन पत्नी के लिए सिंदूर भी बाबूजी ही ला के दे, टिकली भी बाबूजी ही ला के दे, उसका लगाने का लिपस्टिक भी बाबूजी ही ला के दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ शुरू हुआ कुछ किया जाए। तो बहुत सारे लोगों से अप्रोच किए जो कहीं मुझे जॉब लगा दें। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अच्छे पोजीशन पे थे। तो पता नहीं उन लोगों को क्या लगता था। अब समझ में आता है जो लोग अपने आसपास के लोगों को इस लहजे से भी जॉब में नहीं भेजना चाहते हैं, जो मैं वापस आऊँगा तो मेरे आगे पीछे कौन करेगा, भैया भैया कौन बोले, वो बाइक के पीछे में बैठ के मेरे साथ घूमेगा कौन। मतलब ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आया। एक्चुअल ऐसा भी होता है, जो मुझे गांव आने पे जो 4 लोग इज्जत देंगे ना, वो इज्जत देने वाले लोग भी गांव में रहना चाहिए, है ना। हाँ। तो कोई नहीं लगाया। तो एक रिलेटिव थे, वो कहीं अखबार में निकला था जो सहरसा में एक जॉब मेला लगी है। उस जॉब मेला में हम भी पहुँचे हुए थे। तो वहाँ बहुत सारी जो एग्रीगेटर की भूमिका में रहती है, एग्रीगेशन कह लिया, या जो कंपनी है जो दूसरे के लिए हायरिंग कर रही है, वो हाँ। कंपनी थी बहुत सारे पोजीशन के लिए हायरिंग कर रही थी। तो मेरी औकात बहुत छोटी थी, जो कहीं जाके 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का ही काम कर सकते हैं। तो एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी के पद पे वैकेंसी था, उसके लिए हम अप्लाई किए थे। और जानते हैं सर, पहला प्यार और पहला नौकरी, इसके लिए यूथ हमेशा एक्साइटेड रहता है। ये दोनों पाने के लिए वो बहुत ख्वाब बुनता है ना। मेरा भी यही था। पहला प्यार तो मिल गया, बस पहला नौकरी नहीं मिल पाया, इसका मलाल आज तक है। तो हम पटना आए इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ जब इंटरव्यू दिए तो मेरा गेटअप एकदम प्योर देहाती वाला था। आप शायद आप जानते होंगे, उस समय माँ लोग जो कपड़ा रखती थी धो के, वो झोला में रख देती थी, बोरा में रख देती हाँ। थी, या बैग में रख देती थी। वो जी। मुचड़ा जी। हुआ है। आयरन का तो हाँ। कोई नाम ही नहीं था हम लोगों के घर में। तो ऐसे कपड़ा निकाले थे, पहन के वहाँ गए थे तो मुचड़ा हुआ था। तो
जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन लोगों को लग गया जो देहाती है पक्का। उसमें भी हम चूँकि बचपन में सिखाया गया था जो जब बड़े लोग कोई मिले तो पैर ज़रूर छूना चाहिए। तो मुझे लगा उन लोगों का भी पैर छूना चाहिए। उससे और लग गया जो भाई ये तो प्योर देहाती है, ये तो गँवार है। गेटअप मेरा वैसा था ही। नाम, पता, परिचय जो एक फॉर्मेलिटी होता है वो फॉर्मेलिटी किया गया। और मुझे याद है एक सर वहाँ बैठे हुए थे, 28-30 साल उम्र रहा होगा उनका। वो अपना फ़ोन उठाया, बोले इस लोगो को जानते हैं कि किस कंपनी का लोगो है। तो हम लोगों के यहाँ उस समय आईफोन कहाँ से देखते हैं, मतलब गांव में वो नोकिया, सैमसंग उस समय आया था, उसका क्रेज़ था 2010 सब में, 9 सब में। तो हम सीधा शब्द में बोले सर नहीं, पहली बार देख रहे हैं। तो वही बताए थे ये आईफोन है, इसे एप्पल कंपनी बनाती है, तो आप जाइए, हम आपको सूचित करेंगे। हमको ये फील हो गया था सर ये नौकरी मुझे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो उनका बिहेवियर था या जिस हिसाब से उनका एटीट्यूड था उस समय, बॉडी लैंग्वेज था, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा था जो ये नौकरी तुमको नहीं मिलने वाला है बाबू। हम वापस घर गए, जाके सो गए। सुबह जब उठे तो माँ पूछी क्या हुआ कल जो गया था, एकदम माँ बड़ा आस लगा के पूछी थी, क्योंकि हम कई रात से ठीक से सो नहीं पा रहे थे उस नौकरी का ख्याल रखने में। तो माँ बोली जो क्या हुआ, तो हम बोले नहीं मिला नौकरी। तो फिर देखे थोड़ा सा मायूसी, हम सर्टिफिकेट जितना भी था मेरा जो लेके पटना पहुँचे हुए थे, वो सारा सर्टिफिकेट को जला दिए वही चूल्हा में जिस चूल्हा में माँ घट्ठा बना रही थी, है ना। अब माँ एकदम काफ़ी गाली गलौज करने लगे, तो इसके लिए तुमको पढ़ाए लिखाए, अपना पेट काट के, मतलब जो पेट खाना नहीं खाए, और तुम दोनों भाई को पढ़ाए, आज तुम सर्टिफिकेट सब जला दिया। तो हम माँ को एक शब्द ही बोले, जब माँ मुझे आज समझ में आया जो ज़िंदगी में कई मुकाम हासिल करने के लिए डिग्री की नहीं काबिलियत की ज़रूरत है, और इस डिग्री की वो औकात नहीं थी जो मुझे एक चपरासी की नौकरी दिला सके, तो फिर ये डिग्री किस काम की। और वहाँ से शुरू हुआ मेरा जिद और जुनून। अब आप समझ सकते हैं जो कोई भी किसान अगर है, उसका बेटा अपने वो किसान नहीं चाहते हैं जो मेरा बेटा भी किसान बने। कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता मेरा बेटा ड्राइवर बने। कोई मज़दूर नहीं चाहता है मेरा बेटा मज़दूर बने। उनके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत बड़ा सपना नहीं होता है, होता है छोटा सा ही, लेकिन वो जो क्लास जी रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर उसका बाल बच्चा जाए, इतना ज़रूर सपना होता है। मेरे बाबूजी का भी सपना था बेटा बिहार पुलिस में चले जाए, डिफेंस में चले जाए, हाइट अच्छा है, पर अफसोस वो पूरा नहीं हो पाया। अब किसी बेटा को इसके लिए हिम्मत चाहिए जो अपने पिताजी को बोले जो आप किसान हैं तो मैं भी किसानी करूँगा। वो हिम्मत मेरे अंदर आ गया, पता नहीं ईश्वर कहाँ से दे दिया। हम बोले मुझे भी ड्राइवर ही बनना है, हम भी ड्राइविंग करेंगे। तो पापा बोले थे जो बेटा होटल, मोटर और थिएटर, ये तीनों धंधा बहुत वाहियात धंधा है। ड्राइवर का कोई इज्जत नहीं है सड़क पे, कोई 4 को गाली दे देता है, 4 को बात सुना देता है। किसी को गलती से कीचड़ भी पड़ गया तो कॉलर पकड़ के खींच के बाहर निकाल के 4 तमाचा लगा देता है। तो हम बोले कोई बात नहीं, हम यहीं से शुरू करेंगे। और एक बेटा का जो जिद था ना, उस जिद पे एक पिता झुक गए और पापा मेरे गुरु बने, कर्म गुरु, और वो मुझे गाड़ी सिखा दिए। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और आज जब कभी पापा मेरे साथ मेरे ऑडी में बैठते हैं तब कहते हैं बेटा तुम तो हमसे भी बेहतर गाड़ी चलाते हो। तो वहाँ प्राउड फील होता है जो पिता गाड़ी चलाना सिखाए वो अगर ये कह रहे हैं तुम हमसे बेहतर चला रहे हो, तो लगता है नहीं, हमको दुनिया क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे पिताजी क्या कह रहे हैं हमको उससे मतलब होता है। तो बस वहाँ से शुरू हुआ। ड्राइविंग का जॉब किए कुछ दिन, अच्छा नहीं लगा गांव में जॉब करते हुए। कोई बोला अच्छा पैसा दिल्ली में मिलेगा आपको, मुंबई में मिलेगा, बैंगलोर में मिलेगा।
तो वहाँ ले कौन जाएगा दिल्ली? ले जाने के लिए भी तो कोई ना कोई आदमी चाहिए जो पहले, एक होता है ना एक स्टेप, कोई आपको लेके चले जाए, वहाँ इंट्रोड्यूस कर दें। तो संजोग से हमारे एक रिलेटिव रेडी हो गया, वो वहाँ बहुत दिन से रहते थे, वो गाड़ी वहीं चलाते थे, वो छोटा माल उल ढोने वाला होता है ना, पिकअप टाइप का। हाँ तो हम भी दिल्ली पहुंच गए इस आस में, जो जा रहे हैं दिल्ली में ड्राइविंग करेंगे, अच्छा सैलरी मिलेगा, बढ़िया से एकदम परिवार का मेंटेन होगा। वहाँ गए ना सर, तो सहरसा में आज भी लाल बत्ती नहीं है, वो ट्रैफिक नियम जो होता है ना ट्रैफिक के लिए। हाँ तो हाँ दिल्ली गए तो वहाँ लाल बत्ती का तो मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था, मतलब जिसके पास गाड़ी के लिए जाते थे वो पूछता था दिल्ली में भाई गाड़ी चलाया हो, तो नहीं कभी नहीं चलाया। तब वो पूछता था लाल बत्ती, पीला बत्ती, यू टर्न का सिंबल, लेफ्ट लेने का सिंबल, राइट लेने का सिंबल। भाई कभी घर से बाहर निकले ही नहीं तो ये सिंबल कहाँ से जानेंगे? इसलिए कोई नौकरी नहीं देता था, जो भाई तुम तो चालान कटवा दोगे। तो हमारा हमेशा से रहा है ना, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ जो हमसे किसी को पर्सनली कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो मेरे बिहेवियर से, चाहे मेरे किसी किसी भी वर्क से ही, किसी एक्टिविटी से किसी भी व्यक्ति को तकलीफ ना हो। तो हमको लगा हम जिसके पास आए हैं वो 2-3 दिन से एफर्ट लगा रहे हैं, बट कोई काम नहीं मिल रहा है, तो उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। वैसे भी दिल्ली में, मुंबई में जो भी लोग रहते हैं वो कैलकुलेट करके रखते हैं, जो हम इतना महीने का खाएंगे, इतना घर भेजना है, इतना कर्जा वाला को देना है, इतना दूध वाले को देना है। तो मुझे लगा कुछ यहाँ करना चाहिए। तो चूँकि हमको रूट का नॉलेज नहीं था, तो गाड़ी नहीं मिल रहा था, तो हम क्या किए ना, एक रिक्शा उठाया पैडल वाला, हाँ और उस रिक्शा को लेके दिल्ली के शालीमार बाग, मॉडल टाउन, बादली, हैदरपुर, इन सब इलाकों में रोहिणी घूमने लगे, ये सोच के जो ट्रैफिक नियम भी कुछ कुछ पता चल जाएगा, उसके बाद रूट का भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आ जाएगा पास। लेकिन 13-14 दिन बाद सर बीमार पड़ गए और वापस घर आया। जब वापस घर आए ना, तो क्या होता है ना, जब आपकी असफलता जिसको आप झेल रहे हैं, जो आदमी असफल हुआ है ना, उसके ऊपर क्या बीत रहा है वो दूसरे को नहीं बता सकता है। लेकिन जब समाज ताना मारती है ना, तब आदमी सुसाइड कर लेता है, जो भाई एक तो मैं लड़ ही रहा हूँ, दूसरे से दुनिया जीने नहीं दे रही है। उसी तरह जब हम वापस आए थे ना, तो आस पास लोग चर्चा करता था, जो ये तो कन्या के बिना, पत्नी के बिना कहीं रह ही नहीं सकता है, ये इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। एक कहावत है ना गांव में, इस बेटा से पोता होने वाला नहीं है, वो कहावत चलने लगा। लोग आसपास के लोग, या रिलेटिव, बहुत सारे रिलेटिव, हम हमेशा लोगों की बात को नज़रअंदाज किए हैं। उनको क्या पता भाई वहाँ हम क्यों नहीं सरवाइव कर पाए, क्यों वहाँ से हम वापस आ गए। और हम कभी जीवन में किसी को सफाई नहीं देते हैं, लोगों का सुने, कुछ दिन गांव में रहे, अलग अलग तरह का काम का प्रयास किए, नहीं हुआ, फिर वापस एक परिचित के सहयोग से पटना आए, यहाँ 1 साल ड्राइविंग का जॉब किए। जब उससे भी 1 साल काम किए, तो ऐसे लोगों के साथ काम किए जहाँ स्किल सीखने का मौका मिला। उनके साथ रहने से एक होता है ना, आप किसी के साथ समय बिता रहे हैं, तो हर आदमी के पास कुछ अच्छाई और कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो हमें हर आदमी से, मेरी ये आदत है, अगर हम किसी के साथ बैठते हैं तो हमको पता है जिस धरती पे श्री राम कोई नहीं हो सकता है, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होगी। मुझे उनकी कमी नहीं, उनकी सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती हैं, जिसको हम अपने अंदर ले लेते हैं या उस पर अध्ययन करते हैं। बस सीखते गए, उनके साथ सीखते गए, और फिर लगा जो नहीं, अब मुझे ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिकल के फील्ड में आए, इलेक्ट्रिकल का काम सीखे, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्टर बने, और जब 4 साल काम किए एज ए कॉन्ट्रैक्टर, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब अपना कोई स्टार्टअप करना चाहिए। तो मेरी पहली स्टार्टअप थी वेजिटेबल वेंडर के, सब्जी सप्लायर के, जो उस सोचे थे पम्पलेट छपवा के अपार्टमेंट वगैरह में देंगे, लोगों को जो ज़रूरतें होगी तो कॉल करेगा, मेरा लड़का जाएगा डिलीवरी कर देगा। मतलब ये मेरा एक आइडिया था। वैसे भी इंडिया में हर आदमी के पास एक एक आइडिया है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, फैक्ट यही है। तो मेरे पास भी एक आइडिया था, हम एग्जीक्यूट करने के लिए उतरे। 4-5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन देखे, ऑर्डर ही नहीं आता था। सब्जी खरीद के कुछ कुछ लाते थे, वो ऐसे ख़राब होने लगता था। तो हम लोग क्या करते थे ना, सब्जी लेके आते थे, जो सब्जी वाले पहले से वहाँ बाज़ार में बेच रहा होता था, उसके पास दे देते थे, बोले भाई जितना प्राइस में हम लाए हैं उससे आधा प्राइस में ले लो, तुम ही इसको बेच दो।
तो वो कहता था भैया मेरे पास पैसा नहीं है, आप यहाँ बैठिए, जब मेरे हम बेच के आपको पैसा दे रहे हैं। तो बस वही करते थे। सब्जी का स्टार्टअप फेल हुआ। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में मेरा चूँकि थोड़ा-सा नॉलेज था, बाबूजी को देखे थे बचपन से इस फ़ील्ड में और कुछ दिन अपना भी बिताए, तो मुझे लगा इस फ़ील्ड में मुझे कुछ करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन लाइन में जब थे तो हम एक कार खरीद लिए थे। बस वहाँ 2016 में मूव किए सहरसा और वहाँ से अपनी पहली कंपनी बनाया आर्या। 2016 से लेके 2021 तक उस कंपनी के साथ मतलब उस कंपनी को एक अच्छे लेवल पे पहुंचा के उत्तरी बिहार में एक ब्रांड बना के तब मुझे समझ में आया स्टार्टअप का इकोसिस्टम और एंटरप्रेन्योर का परिभाषा। तब मुझे समझ में आया जो एंटरप्रेन्योर का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, नहीं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो मुझे ये समझ में आया जो बिहार का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम क्या है। तो लगा जो बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन होता है। अगर पैन इंडिया हम बात करें तो बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ से बहुत ज़्यादा पलायन होता है। और पलायन जहाँ होगा वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है बिजनेस का। तो मुझे लगा जो अभी जो टैक्सी इंडस्ट्री है बिहार में वो बहुत छोटा है। इसका रीज़न है जैसे हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। और क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वो टू वे फेयर पे चार्ज करता है। अगर सपोज दैट कोई भागलपुर से पटना आने के लिए टैक्सी बुक करेगा, 5,000 रुपये से कम में कोई तैयार नहीं होगा, 5-6 हज़ार रुपये बोलेगा। वहाँ मुझे लगा जो अगर इसको पॉकेट फ्रेंडली बनाया जाए तो वो कहावत है ना, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। तो मुझे लगा क्यों ना इस उद्योग को बड़ा किया जाए। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वन वे टैक्सी का बिहार में, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। और वहाँ से हम निर्णय लिए, अपनी पुरानी कंपनी को रातों रात डिसीजन बनाए और एग्जिट किए। इस गट्स के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ जो इससे बड़ा बनाएंगे और बहुत बड़ा बनाएंगे, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम दिख गया था और मुझे ये समझ में आ गया था कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या अपने कस्टमर को कुछ वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं तब आप बड़ा बन सकते हैं। जस्ट लाइक जीरोधा, जस्ट लाइक हाँ और ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। जो भी प्रॉब्लम राइट सॉल्विंग मॉडल पे काम कर रहा है वो बहुत तेज़ी से बड़ा बन सकता है और बड़ा ब्रांड रिकॉग्नाइज हो सकता है। तो बस हम डिसीजन लिए। तो जब डिसीजन लिए तो घर में फैमिली के जितने भी लोग थे वो बाबा सबके पास जाने लगे, साधु बाबा सबके पास, जो भाई जरा एक कोई जंतर उंतर दे दीजिए, कौन सा माथा में इसको कीड़ा काटा है, इतना मेहनत किया, बोलता है नहीं हम दूसरा बनाएंगे। तो चूंकि हम समझाते नहीं हैं, अपनी फैमिली के लोगों को भी नहीं समझाते, हम एक ही शब्द कहते हैं मुझे थोड़ा समय दो। तो उस समय भी हम यही बोले मुझे थोड़ा समय दो, क्योंकि मुझे पता था जो उनको समझाएंगे ना वो यहाँ से सुनेंगे और यहाँ से निकल जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। हाँ और समझाने में जितना एफर्ट हम लगाएंगे ना उतना समय में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो बस हम किसी को समझाए नहीं, एग्जिट लिए और रोडवेज शुरू हुई। और नतीजा आपके सामने है, 18 महीना में बिहार में सबसे तेज़ी से अगर कोई ब्रांड बिल्ड हुआ है तो प्राउडली हम कहते हैं वो रोडवेज बिल्ड हुआ है। वेरी नाइस। इसमें इसमें आपके परिवार का आपने दो जिक्र किया, एक अपनी माँ का और एक अपनी पत्नी का। और जर्नी आपकी लंबी रही है। 2016 से आज हम लोग 2024 में बैठे में 8 साल का समय निकला इस बीच में। आप दिल्ली गए, बम्बई गए, दिल्ली गए, रोहनी, हर जगह आपने रिक्शा चला करके रोड को समझने की कोशिश की और फिर वहाँ से वापस आए क्योंकि आप बीमार पड़ गए थे। और फिर जो एक गांव का जो एक ताना मारने का तरीका है बिहार का, वो हुआ। उस समय आपकी पत्नी का कितना बड़ा सहयोग आपको मिला आगे बढ़ते रहने के लिए? हाँ, एक्चुअली पत्नी और परिवार के बाकी लोग जैसे माँ बाबूजी, उन लोगों को पत्नी हमेशा साथ में खड़ी रही, क्योंकि ये भाग्य के ये जो वो जिस परिवार से आती है उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। वो होता है ना गांव में जब शादी होता है तो परिवार का लेवल देख के शादी होता है। तो उसको ये खुश थी वो, जो नहीं हम बस गुजारा चल रहा है ऐसे में संतुष्ट है। तो उसको बहुत ज़्यादा आशा नहीं था हमसे, मतलब जो करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, लखपति बनेंगे, ऐसा कुछ उसके मन में नहीं था। उसका था परिवार चलते रहे।
लेकिन जब वो हमको काम करते हुए देखती थी तो उनको लगता था नहीं ये कुछ पागल बनती है, नहीं टोकना चाहिए। तो हमको आज तक हमारी पत्नी कभी ये नहीं बोली स्ट्रगल के फेज में जो आप कहीं जाके जॉब हाँ, कीजिए या आप छोड़ दीजिए, फिर बाहर चले जाइए। माँ बाबूजी हाँ, का क्या होता है ना, जो गार्जियन होते हैं ना, वो अपने दिमाग से कम और सोसाइटी के दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं। उनको ये फील होता है जो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यही डर होता है जिसके कारण गार्जियन जो है अपने बच्चे का साथ नहीं दे पाते हैं। वो हमेशा उसके अगेंस्ट खड़ा रहता है। उनको ये डर होता है जो अगर फेल हो जाएगा तो सोसाइटी में मेरी नाक कट जाएगी, इज्जत नहीं रहेगा। और इसका नतीजा ये है जो कई ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो इंजीनियरिंग करके बैंगलोर में 40-45 हज़ार का जॉब कर रहा है और उसके बाबूजी यहाँ से रिटायर होने के बाद भी 20,000, 25,000, 30,000 रुपया महीना उधर भेजता है सर्वाइव करने के लिए, ताकि उनकी इज्जत बची हुई रहे जो इनका बेटा बैंगलोर में इंजीनियर है, अच्छे बैंगलोर में। कंपनी में जॉब कर रहा है। कई लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली। तो ये फैक्ट है जो ये सोसाइटी तय करती है। सोसाइटी के डर से गार्जियन जो है सो गलत डिसीजन उठाते हैं। तो चूंकि हमारे बाबूजी का बहुत बड़ा कोई सोसाइटी में ये नहीं था, वो ड्राइवर थे तो उनको कितना इज्जत मिलता होगा वो खुद आप समझ सकते हैं। जो इज्जत भी मिलता है गांव में सरकारी नौकरी वाले को या जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसको कुर्सी भी मिलता है। बाकी लोग जो मज़दूर क्लास के लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, या जो दिल्ली पंजाब में जाके फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए बस एक हालचाल होता है, इसके अलावा कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है सोसाइटी में। तो मेरे बाबूजी को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था जो मेरी नाक कट जाएगी ये हो जाएगा। तो उनको भी देखिए फोर्स करना वो बंद कर दिए थे, ठीक है तुमको जो करना है वो करो। और वो आज भी वो जो है सो हमेशा यही कहते हैं जो तुम हमसे बेहतर सोच सकते हो। अब ये कहते हैं तुम हमसे बेहतर सोच सकते हो, पहले कहते थे तुमको जो करना है वो करो। तो परिवार का साथ हमेशा रहा, अपनों का साथ हमेशा रहा। बहुत बहुत बड़ी बात है। चलिए थोड़ा बात करते हैं रोड बेज के बारे में। तो आपको एक ये आइडिया आया कि भाई वन वे फेयर पे कैब सर्विस शुरू करना है। उसके पहले पटना का पुराना दौर, और हम थोड़ा आपसे सीनियर हैं, 85 में मैंने मैट्रिक किया और उस समय TCI करके एक ट्रैवल एजेंसी हुआ करती थी। एक प्लेन आता था दिल्ली जाने के लिए, और उसका बस गांधी मैदान के सामने से आप लेकर के एयरपोर्ट जाते थे, क्योंकि एयरपोर्ट शहर के थोड़ा बाहर था। अब तो चारों तरफ शहर ही शहर है। ये कितना मुश्किल था इसको इम्प्लीमेंट करना इन दी वे कि भाई एक आदमी भागलपुर से पटना 5,000 दे करके आ रहा है, शायद उसको 10,000 लगता, क्योंकि लौटने की सवारी उसको नहीं मिलती है। चाहे किसी भी शहर को आप ले लीजिए बिहार में। तो फिर क्या होता है, वो टैक्सी तो आ गई, कोई पटना से भागलपुर चला गया, अब वो टैक्सी वाला भागलपुर में क्या करेगा? एक्चुअल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसा बात नहीं इसमें चैलेंज नहीं था, बहुत इजी था। और बहुत इजी रहता तो पहले से बड़ी बड़ी प्लेयर थी वो कर सकती थी, मुझे ही नहीं आगे आना पड़ता। ये टोटली गेम था रिस्क पे, ये टोटली गेम था आपके कॉन्फिडेंस पे, ये टोटली गेम था मार्केट एनालिसिस पे। तो चूंकि हम ये देखें जो बिहार में पलायन ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा ही होगा। तो हम एक सर्वे किए अपने, जो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा पिछला 6 साल का इस सेक्टर का, तो उस एक्सपीरियंस का जो डेटा कह रहा था वो डेटा कह रहा था जो 80% लोग, लगभग 79 पॉइंट कुछ परसेंट था, 80% मान के चलते 80% लोग टैक्सी तभी यूज करते हैं जो उनको ट्रेन पकड़ने जाना हो, प्लेन पकड़ने जाना हो, या हॉस्पिटल में जाके उनको एडमिट होना हो, नॉर्मल इंजर्ड हैं तो, या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आना हो, मतलब वन वे ट्रेवल उनको करना होता था। तो हमारा जो डेटा कह रहा था वो ये कह रहा था जो अगर हम इसमें 2 साल तक बर्न करें, मीन्स अगर एक टैक्सी पटना से भागलपुर गई और वो पैसेंजर नहीं मिलने पे खाली वापस आ गई, ये 1 साल तक चलेगा, 2 साल तक चलेगा। लेकिन जिस दिन बिहार के लोगों को पता चल जाएगा जो ऐसा कोई सॉल्यूशन आया है, तो जो टैक्सी भागलपुर जाएगी ना वो भागलपुर से नहीं तो नौबछिया से लेके आएगी, खगड़िया से लेके आएगी, मनसी से लेके आएगी, मुंगेर से लेके आएगी, 100 किलोमीटर के रेडियस से कहीं ना कहीं से पिकअप लेके आएगी। वही हम लोगों का जो पहला साल रहा
वो बर्न वाला साल रहा। उसमें हम लोग अच्छा खासा बर्न किए। जो टैक्सी 10 खुलती थी, उसमें से 2 टैक्सी वापस में पैसेंजर लेके आती थी, 8 टैक्सी बिल्कुल खाली आती थी। वो बन जा रहा है। और अभी आपको बता देते हैं रोडवेज की जो भी 10 टैक्सी खुलती है, 10 में से 10 वापस में पैसेंजर लेके आती है। कोई भी गाड़ी खाली नहीं आती है। तो ये कॉन्फिडेंस अब वही से आया जो अब हम लोग कहते हैं कई बार, जो अब हमको वैल्यू वैल्यू नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट खेलना है। ये जो अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम में थोड़ा वैल्यू वैल्यू वाला भी क्रेज चल रहा है, वो क्रेज में नहीं इन्वॉल्व होकर हमको प्रॉफिट प्रॉफिट खेलना है। बहुत बड़ा बाजार है हमारा, 13 करोड़ 14 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारा। टैक्सी पे भी चढ़ाएंगे, बस में भी बैठाएंगे, और सब में एकदम दामाद वाला फील दिलाएंगे कस्टमर को। मतलब उनको लगना चाहिए जो नहीं हम सर्विस ले रहे हैं, तो जो कंपनी सर्विस दे रही है वो मुझे, मेरे साथ जो खातिरदारी कर रहा है, मेरा जो सेवा कर रहा है, वो उच्च क्वालिटी का है। उनको लगना चाहिए जो नहीं ससुराल वाला फीलिंग आ रहा है। हम्म। तो देखो, इतना हाईली टेक्निकल प्लेटफॉर्म और आपका टेक्निकल बैकग्राउंड उस तरीके से रहा नहीं है। तो एक है सोचना, दूसरा है बनाना, तीसरा है इम्प्लीमेंट करना और मार्केट में लॉन्च करना। इसको आपने कैसे पिरोया? चलिए, एक आइडिया आ गया कि भाई ये चीज़ करना है, लेकिन ये आप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, एक ऐप की बात कर रहे हैं जिसमें यूएक्स यूआई इंजीनियर भी लगेगा, डेवलपर भी लगेगा, क्यूए के लोग भी लगेंगे। वो कैसे हुआ? पहली कंपनी से बहुत सारा अनुभव मिला हमको। पहली कंपनी में फ्रीलांसर को रखे हुए थे, वो जो काम 2 दिन में होने वाला है उस काम को 20 दिन में करके देता था, वो बहुत लंबा चौड़ा घुमाता था। तो उससे हरास होके हम जो है सो ये यूट्यूब पे वीडियो सब देखना शुरू किए, बहुत सारा आर्टिकल सब पढ़ना शुरू किए, आखिर कैसे ऐप वर्क करता है, इसका कितना वर्जन होता है, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, फ्लटर क्या होता है, नोड क्या होता है, लारावेल क्या होता है। मतलब इन सब चीज़ों पे थोड़ा अध्ययन करने लगे। उसके बाद हम डेवलपर के साथ इन्वॉल्व होने लगे, भाई हमको थोड़ा बताओ कैसे क्या काम होता है। तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर समझ में आने लगा, मायस्क्यूएल पे डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद एपीआई कॉल करेंगे तो हमको हमको उधर से रिक्वेस्ट में क्या चाहिए, रिस्पांस उसको कैसे देना है, रिस्पांस दे रहे हैं तो डेटाबेस में कैसे क्वेरी चलाएंगे, ये सब थोड़ा बहुत हम सीखना शुरू किए। और उसके बाद गेम समझ में आया, जो टेक्नोलॉजी कंप्लीट एल्गोरिथम का कमाल है। आप जितना बेहतर सोच सकते हैं, डेवलपर उतना बेहतर एल्गोरिथम बना सकता है, सिर्फ आप सोच के उसको बता दीजिए। फिर हम फोकस करने लगे टेक्नोलॉजी पे, और धीरे 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 यूआई डिज़ाइन में हम माहिर बन गए। मतलब हमको लगता था जो हम जो सोच सकते हैं ना, मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, वो कोई और किसी को बताएंगे तो हूबहू नहीं उतर पाएगा, लेकिन हम अगर उस चीज़ को कर लेना तो वो 100% एक्यूरेसी के साथ उतरेगा। तो मुझे लग रहा था ना, जो बैकएंड में क्या चल रहा है, कौन एपीआई कॉल हो रहा है, वो उससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं है। फ्रंट एंड पे वो क्या देख रहा है, कस्टमर को उससे मतलब है। फ्रंट एंड देख के वो डिसाइड करेगा जो इसका जो क्वालिटी है बेहतर है या वाहियात है। तो फिर हम उस पर गए, और चूंकि बिहार का यूज़र बिहेवियर को देखते हुए हमको सिंपल बनाना था, कोई उसमें ये नहीं लगाना था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना था। इजी वे में आदमी पिकअप, ड्रॉप और टाइम डालें और राइट शेड्यूल कर दें, 3 चीज़ हमको लेना था। उसी हिसाब से यूआई डिज़ाइन किए। उसी हिसाब से फिर उसको जो यूआई हम बना के दिए, वो हमारे जो नोड वाले लड़का था, ये सॉरी फ्लटर वाला जो लड़का था, वो उस पर अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। अब जो डेटाबेस जो हमारी हमारी हम हमारा जब कोई भी किसी मॉड्यूल पे काम होता है, तो हमारे सीटीओ है निर्भय सर, उनके साथ जब हम बैठते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं जो डेटाबेस से इस टेबल से ये डेटा क्वेरी से निकाल दिए, तो वो कहते हैं भाई डेटाबेस आप हमको मत समझाइए, आप हमको बताइए डेटा आपको क्या चाहिए। तो उनको भी लगता है, और कभी कभी उनको अच्छा लगता है, जो आप कभी ठीक से कॉलेज नहीं गए और आप मुझे बता रहे हैं जो डेटाबेस के इस डेटा टेबल से क्वेरी चला के इसको निकाल के दे दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे गूगल का मैप का बहुत ज़्यादा बिलिंग आता था, तो मेरे मन में आइडिया आया, जो मैप से हम एक ही लोकेशन को बार बार पूछ रहे हैं, इसलिए भी तो हमको बिलिंग करना पड़ रहा है ना, क्यों ना हम उसके लोकेशन को एक अलग सर्वर पे स्टोर कर लें। हम एक बार पूछे उससे भाई भागलपुर कोई सर्च किया और मेरा डेटाबेस में भागलपुर नहीं है, हम गूगल से पूछेंगे भाई बताओ भागलपुर का प्लेस आईडी क्या है, हमको पहली बार वो बता दिया, हम डेटाबेस में स्टोर कर लिए प्लेस आईडी को। अब दोबारा कोई कॉल करेगा तो डेटाबेस से आएगा,
और जब आदमी प्रोसीड करेगा जाने के लिए तब फिर पूछेंगे गूगल को, भाई इस प्लेस आईडी का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताओ, उसको भी स्टोर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर में जाएगा जो भाई इस डिस्टेंस से यहाँ का दूरी कितना है, तो गूगल मेरे पास नहीं है पहले से, फिर तो गूगल से पूछेंगे बताओ, दूसरी बार स्टोर कर लिए। इस तरह से जितना भी डेटा हमको गूगल से फैच करना था उस सारे डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते गए, और मेरा कॉस्ट जो है सो आज भी गूगल का कॉस्ट 0 है। वाह रियली वो $200 फ्री देता है महीने, वो $200 फ्री देता है महीने का, उस $200 जाते जाते पूरा महीने का अंत हो जाता है। निकल जाता सारा क्वेरी मेरे डेटाबेस से चलता है। अभी कितनी बड़ी टीम है आपकी, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, पीछे तो सारा चीज अभी तो अब हायरिंग बहुत रैपिडली कर रहे हैं, हमको लगता है 40 के आसपास पहुंच गए हैं, इस मंथ 50 पार करेंगे। अब बहुत तेज़ी से रोडवेज आगे बढ़ेगी। और पहली बात आपको बता दें, जो सितंबर में शार्क टैंक का शूट हो रहा था उस समय रोडवेज 1.5 लाख रुपया महीने बर्न कर रही थी, आज लगभग रोडवेज 7 लाख रुपया महीने प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो तो ये हम लोगों का एक तरह से समझिए हिम्मत है, जो कंपनी नीचे तक नेगेटिव थी वो धीरे धीरे पॉजिटिव जा रही है। और मेरे पास डिमांड इतना है अभी, अगर उस डिमांड को कैप्चर कर लें, फुलफिल कर दें, ये जो मेरा 7 लाख रुपये प्रॉफिट है ना, ये सीधे 70 लाख रुपये पे जाएगा। 10x हमारा डिमांड। शार्क टैंक की जर्नी कैसी रही वहाँ? Shark Tank मुझे लगता है ना, रितेश अग्रवाल और विनीता सिंह ने आपको एक ऑफर दिया, पैसा लगाया, उनसे क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को मिल रहा है? आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा इस टाइप के शोज में स्टार्टअप फाउंडर्स को जाने के लिए? पहली बात तो जब हम शार्क टैंक गए थे तो कहीं से दिमाग में ये लेके नहीं गए थे मुझे वहाँ से फंड रेज करके आना है, सिर्फ ये दिमाग में लेके गए थे मुझे बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम को वहाँ प्रेजेंस करके आना है, वहाँ दिखाना है उस मंच पे जाके जो बिहार ब्यूरोक्रेट्स या मजदूर यही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बिहार अब एंटरप्रेन्योर भी बना रहा है, बिहार के लोग अब बिजनेस की तरफ भी मूव कर रहा है, वहाँ के बच्चे जो है सो सिर्फ यूपीएससी के पीछे नहीं पागल हैं, वो एंटरप्रेन्योर बनने के पीछे भी पागल हैं। तो मैं बस यही सोच के गया था, मेरा कोई ये नहीं था मन में जो हमको वहाँ से डील मिलेगी या डील क्रैक करके आएंगे, लेकिन पता नहीं ईश्वर का क्या मर्जी था, जो जिनको बचपन से देखते आए, मतलब स्टार्टअप में जब हम बचपना था मेरा, पहली सब्जी वाली जो हमारी कंपनी थी, तो उस समय हम बहुत ज़्यादा आर्टिकल पढ़ा करते थे उनके बारे में, रितेश सर के बारे में, और उनके तरफ से ऑफ़र मिल गया। तो ये ऑफ़र मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट था रितेश अग्रवाल मेरे साथ आ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और वैसे पैसा लाने तो हम गए नहीं थे वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा। और जहाँ तक शार्क टैंक की बात है, तो ये कहना कहीं से अनुचित नहीं होगा, जो शार्क टैंक स्टार्टअप के लिए गॉड फादर की भूमिका निभाती है। एक स्टार्टअप के लिए जो उस मंच पे चला गया, अगर उसका शो लाइव हो गया, तो वो जो करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च करने वाला था ना स्टार्टअप, वो चुटकी में हो जाता है ना। वो हम लोगों को उसका एडवांटेज मिला वहाँ से। जो हमारा जो राइट सर्च हुआ है शार्क टैंक आने के बाद, वो मेरा डेटा 14.5 लाख के आसपास कैप्चर हुआ है। इस 14.5 लाख कस्टमर को साल में एक बार भी हम रिटेन कर लिए ना, तो दिस इज बिग बिजनेस। इसको बहुत अब आप बिजनेसमैन के तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो बस वो शार्क टैंक आने के बाद ही लोगों को स्टार्टअप समझ में आने लगा। अब हर घर में गार्जियन स्टार्टअप को समझने लगा, इक्विटी की बात करने लगा, फाउंडर का मतलब क्या होता है। वो पहले तो फाउंडर अगर कोई लिखता था तो शादी भी नहीं होता था। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे जान पहचान के लोग जो मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट हैं, उनसे अगर बात होती है कभी तो कहते हैं भैया मैं भी बिहार आना चाहता हूँ, लेकिन एक मजबूरी है, जो घर से लोग कहते हैं पहले ब्याह कर लो फिर वापस आना, क्योंकि तुम यहाँ वापस आओगे तो फिर ब्याह करना टफ हो जाएगा, मतलब शादी टफ हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। तो ये शार्क टैंक आने के बाद थोड़ा सा लोगों का मेंटेलिटी चेंज हो रहा है और समय लगेगा। मुझे लगता है 5 साल बाद बिहार स्टार्टअप के क्षेत्र में भी अगर बात की जाएगी इंडिया लेवल पे, तो टॉप 5 स्टेट में एक में आ जाएगा बिहार। ये हमारा मानना है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो यूथ है ना,
उनके अंदर एक अलग एनर्जी है, वो एकदम जिद्दी होता है। वो कहते हैं ना, वो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो जिद जिस दिन यूथ के अंदर आ जाएगा, जो नहीं हमको करना है भाई। हम यूपीएससी करने के लिए जब मुखर्जी नगर जाते हैं, 4 साल बंद कमरे में तपस्या करते हैं, तो क्या गारंटी है 4 साल के बाद हम यूपीएससी निकाल ही लेंगे? कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर हम किसी बिजनेस मॉडल पे 4 साल 6 साल 7 साल काम करते हैं, तो ये गारंटी है जो 5-7 करोड़ का बना ही लेंगे। अगर आप दिल से काम कर रहे हैं, आप पूरा एफर्ट लगा के काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है सब आदमी यूनिकॉर्न ही बनाएगा, हमारा कोई ऐसा सपना भी नहीं है हमको यूनिकॉर्न बनाना है। जहां से हम उठ के आए हैं ना सर, 200-400-500 करोड़ का भी बना लेना बूढ़े होते होते, तो अगले जनरेशन को बहुत कुछ दे के जाएंगे जो मुझे नहीं मिला। तो मेरा हमेशा ये मानना है, बिजनेस का मतलब ये नहीं है जो आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप यूनिकॉर्न का सपना रखिए। ये सिर्फ एक गेम है यूनिकॉर्न, मेरी भाषा में, और कुछ नहीं है। अगर आप बिजनेस में आए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप यूनिकॉर्न सोच के आइए। आप सोचिए, जो हम अगर 10 साल मेहनत करें, 10 साल मेहनत करके 4-5-6 करोड़ का भी बना ले, 10 करोड़ का भी बना ले, तो नौकरी में वो चीज़ हम नहीं कर सकते थे। हम नौकरी से ज़्यादा वैगनार, स्कॉर्पियो, होंडा सिटी अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। हम अगर ऑडी BMW का ख्वाब रखते हैं तो उसके लिए धंधा करना होगा, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। नहीं, मैं दिलखुश हम यहाँ, और मेरा थोड़ा लाइफ उस हिसाब से इजी रहा। पटना में पढ़ाई हुई और उसके बाद 1998 में यूएस आ गए, और लॉस एंजलिस में शुरू से रहे, फिर टाई से जुड़े, और टाई के कारण एक एंजल इन्वेस्टर भी बन गए। 2 फंड मेरे समय में शुरू हुआ, और काफ़ी बड़ा ग्रुप है। अभी हम लोग बिहार में उसका चैप्टर खोलने का कोशिश कर रहे हैं, और आपको हम लोग बुलाना चाहेंगे एज वन ऑफ द अर्ली मेंबर्स, चूँकि ये इको सिस्टम बनाने की बात हो रही है यहाँ। तो आपने जो बोला, मैंने अभी तक हजारों पिच डेक देखा होगा, अपने पिछले 8 से 10 साल के बीच में। कोई भी फाउंडर अगर वो ये ले करके आता है, और जो एक बना हुआ है टैम सैमसंग, चाहे फिर कि भाई यूनिकॉर्न एग्जिट मेरा, ऐसा कहाँ पता रहता है यार कि एग्जिट मेरा क्या होगा? अगर जो आपकी बात मुझे अच्छी लगी कि भाई अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और एक वो पेन पॉइंट है, तो वो फिर चीज़ें चलेंगी और चीज़ें बिकेंगी। इस तरीके के फाउंडर्स मुझे मिलते हैं मेरे इंटरव्यूज पे, चाहे पिचिंग में, कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे, और एकदम बढ़िया ग्राफ और बढ़िया। तो लगे यार, सब लोग तो पिवट करते हैं यार, कैसे? अगर ये क्रिस्टल बॉल तुमको मिल गया है कि भाई अगला 5 साल में क्या होगा और कैसे कैसे कर दोगे, तो तब तो कोई कंपनी फेल ही नहीं होती ना। जो भी मुझे लगता है कि सिर्फ इस अंदाज के कारण स्टार्टअप खोल रहा है कि भाई स्टार्टअप का एक चलन है, और स्टार्टअप खोलो और इसमें पैसा मिल जाता है, गवर्नमेंट से फंडिंग हो जाती है, और उसके बाद फिर इक्विटी दे करके चाहे सेफ नोट पे हम लोग पैसा उठा लेंगे, और सब चीज, उनका पैसा नहीं बन पाता है। मुझे नहीं लगता है कि वो सक्सेसफुल होगा। ये सर, मेरे नज़र में फाउंडर का परिभाषा कुछ अलग है। हमारे नज़र में हम देखते हैं बहुत सारे यूथ को वो एक वेबसाइट बना लिया और फाउंडर और CEO लिख दिया। नहीं, ये नहीं हुआ फाउंडर। फाउंडर का मतलब होता है जिद्दी। उसके अंदर उसके आँख से एक ही सपना निकलता है, जिसको पूरा करने के लिए वो पागल बन जाता है। तो हम जो सपना देख रहे हैं, हम जो विजुअल देख रहे हैं ना, संभव ही नहीं है हम आपको वो विजुअल दिखा सकें। कितनों कोशिश कर लेंगे, कितनों एफर्ट लगा देंगे ना, हम आपको विजुअल नहीं दिखा सकते। मुझे दिखनी चाहिए, और उसी विजुअल के पीछे मुझे भागना चाहिए, तभी हम जाके एक स्टेप पे पहुंचेंगे। नहीं तो ये क्या होता है ना, अभी देखते हैं, जो हम एक बिजनेस मॉडल लेके आए, और एक कोई इन्वेस्टर आया कंपनी में, ज्वाइन किया, वो बोला भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसा करो बिजनेस मॉडल चेंज कर लो। तो उसको खुद फाउंडर को पता नहीं है जो हम किस चीज़ पे काम करने के लिए आए हैं। इन्वेस्टर बोला हम उस मॉडल को चेंज कर लिए। पहले फाउंडर को पता होना चाहिए जो हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाजार में आए हैं, क्या वास्तव में वो प्रॉब्लम है या नहीं। जस्ट लाइक अगर रोडवेज आई तो एक 1 वे टैक्सी 2 वे फेयर वाला एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मार्केट में। मुझे लगा अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, तो लोगों का एवरेज 2000 रुपया बचेगा एक राइड पे, और वो 2000 रुपये जिसका बचेगा ना, वो मुझे हीरो बनाएगा बाजार में। और हकीकत में वही हो रहा है। तो हम कहते हैं हर मंच पे हमेशा, जो अगर आपका जो बिजनेस मॉडल है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, तो हमेशा आपका कैग 0 रहेगा।
अगर आपका बिजनेस मॉडल किसी कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है तो आपका कैग हमेशा जीरो रहेगा। तो वही चीज़ हम लोगों के साथ हो रहा है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जो हमारा जो मार्केटिंग एक्सपेंस है वो मुश्किल से 80 से 90 हज़ार रुपये है मैक्सिमम। वो भी हम सोशल मीडिया हैंडल जो करता है उसको, कुछ ब्रांड रिकॉल करने के लिए जो कुछ विज्ञापन चलाते हैं उस पे, और जो ड्राइवर के वैकेंसी के लिए विज्ञापन चलाते हैं, गाड़ी अटैचमेंट के लिए विज्ञापन चलाते हैं, उस पे कस्टमर एक्विजिशन में बहुत ही कम खर्चा है। गल्फ कंट्री में जितने भी बिहार के लोग रह रहे हैं ना, सारे लोगों तक रीच कर गई है। और सबसे ज़्यादा बुकिंग वहीं से होता है। लोग बैठे हुए हैं गल्फ में, वहाँ से राइड शेड्यूल कर लिए। हाँ भाई, मेरे पास तो फॉरेन का नंबर है, इंडिया का नंबर तो है नहीं, तो कैसे होगा? व्हाट्सएप वो लोग कन्वर्सेशन करता है। तो सर हम बुक कर देते हैं ना, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, वहाँ से आपकी राइड कंफर्म हो जाएगी। आप जब एयरपोर्ट उतरेंगे तो गाड़ी नंबर और ये लोकेशन आपके पास पता होगा। उनके लिए कन्वीनियंस हो गया। पिछले सप्ताह की हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। एक कस्टमर जो है सो स्पेशली फेसबुक पे एक पोस्ट किया, जो ये रोडवेज से मेरी पहली राइड है, लेकिन मैं पहली राइड लेने से, हम पहला राइड यूज करने से पहले 48 लोगों को सर्व करा चुके हैं। मुझे लगा ये 48 लोगों को सही में कैसे सर्व करा चुका है। जब उसका हिस्ट्री जाके देखे तो वो 48 गेस्ट के लिए बुक कर चुका था रोडवेज। 49वां राइड उसका अपना था। तो वहाँ हम खुद उनसे बात किए, सर कैसे? मुझे लगा आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर लगा। हम इसका हम कहीं देखे थे, द प्रिंट में एक आर्टिकल आया था 2023 में, वही आर्टिकल उनको दिखा था। वो आर्टिकल पढ़ने के बाद वो जितने भी उनके संपर्क के लोग जब बिहार में यूज़ कर रहे थे, बिहार आना जाना होता था, तो वो रोडवेज बुक कर देते थे अपने मोबाइल से। ये हमारे लिए एडवांटेज। ये तो ऐसा ना दिलखुश कि जैसे लोग अभी जिनके बच्चे बाहर रहते हैं पूना में और इसमें उसमें, वो अपने घर में माता पिता को खाना भिजवा दिया, केक भिजवा दिया एनिवर्सरी पे, इस पे उस पे, उसी तरीके से वो ये आपकी टैक्सी सेवा बुक कर सकते हैं कि भाई किसी को कहीं से कहीं जाना है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि जो बिहार में बैठे हुए लोग हैं वही आपके कस्टमर, जो बिहार के बाहर के लोग हैं उनको अगर बिहार में किसी को दिलवाना है तो वहाँ से भी चीज़ें वो करके आए। तो ये तो मतलब मज़ेदार सिस्टम आपने आइडेंटिफाई किया है। इतना मेच्योरिटी, इतना अर्ली कि भाई 2 साल मुझे बर्न करना होगा, और उस खर्चे को अगर हम लोग उठा लें, और जो आपने बोली कि भाई उस समय अभी 7 लाख रुपए महीना बन रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अमेजिंग स्टोरी। मतलब आप कितने लोगों को एंटरप्रेन्योर और फाउंडर बना जाइएगा दिलखुश, आपको पता नहीं है शायद इस बात का। लोग इसके माध्यम से आप ऐसे भी बहुत चर्चा में रहते हैं। लोग आपको देख करके आपको एक रोल मॉडल बना करके आगे बढ़ेंगे। और आई थिंक कि बिहार में इससे ज़्यादा बड़ा सेवा और कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपने कुछ लोगों को टच कर लिया जो कि उनके मन की लालसा थी, लेकिन एक जो होता है ना फाइनल पुश नहीं मिल रहा था, वो अगर आप दे पाए, जो आपके स्टोरी को सुन करके सीख पाए उससे। और जैसा आपने बिहार के बारे में लोगों को बोला, मतलब बिहार तो ऐसा हो गया था एक समय में कि भाई वो पाताल है, उससे नीचे अब आप कहीं और जा नहीं सकते हो। तो आपके लिए एक ही रास्ता है ऊपर जाने का, चाहे वो मुखर्जी नगर का हो, चाहे पंजाब जाने का हो, चाहे कहीं भी और जाने का। आप पाताल में तो पड़े हुए, तो ऊपर ही जाओगे, उससे नीचे तो और कुछ है नहीं। वाह, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली नाइस। बिल्कुल। थोड़ा सा फंडिंग पे बात करते हैं। फंडिंग का कोई नीड अभी नहीं लेंगे। अभी नहीं। मेरे पास मैं इन्वेस्टर कैसे बन सकता हूँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास कई वीसीज के ये मेल पड़ा हुआ है जो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ना सर, जो मुझे मेरे कंपनी में पति बन के काम करना है, मैं बेहतर रिजल्ट निकाल के दूंगा। जिस दिन पत्नी बन गया ना, उस दिन फिर रिजल्ट निकलना बंद हो जाएगा। तो पति बनने के लिए हमको प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल पे काम करना होगा। थोड़ा सा और प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, फिर जाएंगे डेट पे। हमारा है, जो फाउंडर्स को अपने पे भरोसा नहीं है वो इक्विटी बेस्ड फंडिंग राउंड में चले जाए। जिनको खुद पे भरोसा है वो कर्जा उठाए, उस कर्जे से काम करें और पैसा कमा के वापस दे दें। हमारा ये मानना है। जो अभी ये जो आपने इतनी बड़ी बात बोली कि दुनिया के जितने बड़े बिजनेस हाउसेस को आप देख लीजिए, चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो इंडिया में, बाकी ग्रुप्स हो, चाहे बाहर के कंपनीज को ले लीजिए, कैश तो उनके पास पड़ा हुआ है,
लेकिन डेट उठा करके धंधा करते हैं। या तो हमारा भी सर ये मानना है, अभी अभी छोटा मोटा जो है सो जो बस एक 40 लाख का राउंड रेज किए थे फर्स्ट टाइम 4 करोड़ के वैल्यूएशन पे। और चूंकि शार्क टैंक में भी गए थे तो 10 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन हम मांगे थे, लेकिन वो लोग का कहना हुआ जो नहीं, जिस वैल्यूएशन पे आप रेज किए थे पिछला राउंड उसी पे आएंगे। तो चूंकि मेरे लिए वैल्यूएशन मायने नहीं था, वह मेरे लिए मायने था रितेश जी को कैप टेबल में लाना और एक गुरु का लिस्ट में एक गुरु का नाम आ जाना ऐसे अनुभवी लोगों का बहुत ज़रूरी भी है। तो वहाँ मेरे लिए वैल्यूएशन मायने नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता है 50 लाख रुपए में अगर 10 करोड़ में भी देते तो उस पैसा से हम कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, हमको उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है, वो उठ के मुंह में जीरा का फौरन हुआ। लेकिन उससे बड़ा फंड लाने के लिए वो एक जरिया बन सकते हैं, वो एक रास्ता बन सकता है। बस हम कोई नेगोशिएट नहीं किए थे, डन कर दिए थे। तो डेट जो वो 30 लाख रुपए दे रहे थे वो भी अभी हम उस पे अभी होल्ड पे हैं, पैसा अभी शार्क टैंक का नहीं लिए हैं। बस रितेश सर के साथ बातचीत चल रहा है, हम कोशिश में हैं जो डेट छोड़ के बाकी ले लें, क्योंकि कमिट कर दिए थे। और जो मेरे पहले वाले इन्वेस्टर थे ना, उनको एक फॉर्मेलिटी था, मेल किए थे हम, जो आप लोगों को भी हम सेम वैल्यू पे 30 लाख के लिए हम आप लोग आ सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि एक गवर्नमेंट का स्कीम था जो 50 लाख रुपए अगर आप AIF के थ्रू लाते हैं, किसी AIF इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो आपको 50 लाख रुपए का ग्रांट देंगे हम लोग, जो नॉमिनल इंटरेस्ट पे होगा, 4% या 5% ऐसे कुछ है। तो हमको लगा जो वो 50 लाख रुपए अगर इधर से आता है, 50 लाख इधर से आता है, तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए होगा। सिडबी को वो 1 करोड़ रुपए देंगे और सिडबी को 1 करोड़ देंगे, वो 50 गाड़ी फाइनेंस कर देगी। और वो 50 गाड़ी से हम पूरे बिहार को छाप सकते हैं, क्योंकि 50 मेरे पास अपनी फ्लीट है जिस पे हम दाव खेल सकते हैं। जैसे वो बोले 2 साल बर्न करेंगे फिर उसके बाद अर्न करेंगे, तो वो 50 गाड़ी जो मेरा रहेगा वो रीढ़ का हड्डी रहेगा। जिस भी शहर में जिस भी एरिया को एक्सप्लोर करना है वहाँ अपनी गाड़ी जाके खड़ा कर दिए, इधर से कमाएंगे उधर एक्सपेंस करेंगे। हमको कैप्चर करना है पूरा बिहार, हमको कैप्चर करना है टैक्सी उद्योग और बस उद्योग को। बस में भी आप देखते होंगे बड़े बहुत ऐसे लोग हैं जिनका 20 बस चल रहा है, 25 बस चल रहा है, 30 बस चल रहा है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है किसी का। मतलब ना उसका ड्राइवर स्किल्ड है, ना उसका कंडक्टर स्किल्ड है, ना बस की सफाई को मेंटेन किया जाता है। हम उसको बदलेंगे, हम अपनी बस लेके आएंगे। वो ब्लू स्मार्ट ला रही है ना दिल्ली में, लोग बोल रहा था हैवी एसिड मॉडल पे मत जाओ, हैवी एसिड मॉडल, ये एक क्या चल गया था जो हैवी एसिड मॉडल पे मत जाओ। भाई अब के डेट में अगला 5 साल में मुझे लगता है एग्रीगेटर मॉडल जितना भी बिजनेस है वो डिक्लाइन कर जाएगा, क्योंकि किसी का एग्रीगेटर लॉयल ही नहीं होता है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए ना ओला का, उसका ड्राइवर बोलता है सर कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्ट चलते हैं। या सर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो फलाना जगह, तो सर वो रास्ता खराब है नहीं जाएंगे। जोमेटो से आप ऑर्डर कीजिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट से, जैसे एन एग्जाम्पल चंपारण मीट से हम एक हांडी ऑर्डर किए। हम जब उसके दुकान पे चंपारण मीट में जाते तो मुझे 1050 रुपये में मिल जाता है हांडी, लेकिन जब हम जोमेटो से ऑर्डर करते तो वो 1450 रुपये का होता है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फ़र्क आ जाता है। तो वो होटल वाले इसलिए क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क करता है क्योंकि बहुत हैवी कमीशन ले रहा है, ये बहुत हैवी कमीशन, लॉयल नहीं, बिल्कुल लॉयल नहीं हो पा रहा है। तो जोमेटो क्या कर रही है, वो अपना क्लाउड किचन में एंट्री ले रही है, घुस गई है, क्योंकि उसको पता है जो हमको खुद अब अपना बनाना है और लोगों तक पहुंचाना है, तभी हम क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। उसी तरह टैक्सी इंडस्ट्री में भी ये एग्रीगेटर मॉडल 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं सकता है। 100% छोड़िए, हमको लगता है 50% भी नहीं दे सकता है। अभी हम लोगों का जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है, चूँकि इंटरसिटी राइड देते हैं और कमिट कर देते हैं जो आपकी ट्रेन छूटेगी, प्लेन छूटेगी तो अगली प्लेन में टिकट देंगे ट्रेन में आपको, तो ये उसको एक तरह से हम इंश्योर कर देते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। यही तो गेम चेंज होता है। एक कस्टमर को क्या चाहिए, एक टेंशन फ्री रहे। हाँ भाई छूटेगा तो मेरा बाप का थोड़ी जाएगा, कंपनी के बाप का जाएगा। और जब दूसरे का पैसा खर्च होता है तो कस्टमर बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। हकीकत यही है, जब उनको पॉकेट से नहीं लगना है वो 4 को गाली भी नहीं देंगे आपको, जहाँ भाई क्यों लेट पहुँची गाड़ी, क्योंकि उनको पता है ये इनकी जिम्मेदारी है, कैसे हमको पहुँचाएंगे। तो यहाँ हम लोग जो, हमको पता है हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, हम वही लेके जा रहे हैं।
वो जानते हैं ना सर क्या होता है ना, जब आपको बहुत बड़ा कुछ अद्भुत करना हो ना तो पागलों की फौज बनानी पड़ती है। तो हम अपनी टीम में एक्चुअली पागलों की फौज बना रहे हैं। हम कोई डिग्री नहीं देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं उसके पीछे में आग कितनी लगी है। उसको पता है, उसको एक ही शब्द बोलते हैं, देखो भाई डूबेंगे तो तुम भी डूब जाओगे, उड़ेंगे तो तुमको भी ऊंचाई तक लेके उड़ाएंगे। एनर्जी रहता है। हमारे टीम में जितने भी लोग हैं ना सर, सारे लोग हमारे फैन हैं। कोई 9 to 6 PM का जॉब नहीं करता है, 9 बजे से लेके 10-10 बजे रात तक काम करता है सब। किसी को कहना नहीं पड़ता है जो 1 घंटा ज़्यादा कर लीजिए, 2 घंटा जब तक वो अपना काम खत्म नहीं करेगा, लोड कम नहीं होगा, तब तक घर नहीं जाएगा। वही इंजॉय करता है। जरूर ये सब होना है। चाहिए। और या और आपका आपका आपने अगर वैसा टीम बना लिया है तो सक्सेस मिलना ही मिलना है, उसमें कहीं कोई ये नहीं होगा। अब जरा हम लोग पिछले 52 मिनट से बात कर रहे हैं, दिलखुश आई नो कि आपका रात हो रहा है, 10:30 बज गया है आपका ऑलरेडी। थोड़ा सा स्टार्टअप इकोसिस्टम बिहार के लिए और कैसे आप देखिए वहाँ काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लॉस एंजलिस में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स पे हमारी नज़र है और कुछ देना भी चाहते हैं। आई थिंक मेंटरशिप के लिए आई एम वेरी थोड़ा सा पागलपन है उसमें कि भाई अगर किसी को थोड़ा सा मदद कर दिया जाए कि भाई ये गड्ढा है इसमें मत गिरो। जो आप अभी बोले कि भाई इक्विटी दे रहे हैं लोग, जबकि डेट से काम चल सकता था, ठीक है 12% शायद आपको बहुत महंगा लगने लगे अभी, बट रियली इक्विटी आपका उससे ज़्यादा है। इक्विटी क्यों दे रहे हो भाई? छोटी छोटी चीज़ें हैं। पिचिंग, मैंने इतना ही कंपनी को पिच करते हुए देखा है। जैसे लास्ट डेक ऑफ योर पिच, बहुत लोग थैंक यू स्लाइड लगा करके रखते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसमें आप कहाँ पे हो अभी, वो कितना पैसा रेज कर रहे हो, किस तरीके से रेज कर रहे हो और पैसे को यूज़ कैसे करोगे, ये आपका लास्ट स्लाइड होना चाहिए। सो दैट कि जब वो लास्ट स्लाइड पे आप छोड़िए तो क्वेश्चन जो इन्वेस्टर्स का आएगा वो उसी पे आएगा, थैंक यू। और ये तो आपका वो कहीं से भी निकाल देंगे, आपका क्या फ़ोन नंबर है और क्या ये। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए टाई बिहार लेकर के और इस पे उसमें थोड़ा आपका सहयोग चाहिए होगा। कि कुछ एक मेंटरशिप टाइप। आई नो कि आप बहुत बिजी हैं और कंपनी बनाने में अलग तरीके का होता है, लेकिन अगर महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार थोड़ा सा समय निकाल करके अगर हम लोग कुछ खास कर पाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। बिकॉज आई वॉन्ट टू डोनेट माई टाइम। सर मेरा यहाँ जो बाकी लोग सर मेरा मानना क्या है ना, जो बिहार बदलने के लिए हजारों दिलखुश कुमार चाहिए। एक दिलखुश कुमार कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तो हजारों दिलखुश कुमार बनाएगा कौन? वही जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो गाइड कर सकता है बच्चा को अच्छे से। जैसे आप बोले ना स्लाइड, लास्ट स्लाइड में थैंक यू नहीं लिखना चाहिए, ये गाइड करने वाला कौन है? मतलब ऐसे लोग होना भी तो चाहिए ना। तो हम हमेशा कहते हैं जो हम हर संडे को 2-3 घंटा के लिए, जो स्टार्टअप यहाँ काम करता है उसके लिए हम एक्सेसिबल है 2-3 घंटा के लिए। 12 बजे से लेके 3 बजे तक ये मेरा टाइम फिक्स है। उसमें हम टाइम देते हैं स्टार्टअप को। इसलिए देते हैं जो हम जो गलती पहले कर चुके हैं ये लोग ना करें। और हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, हम जो 8 साल 9 साल से इस इको सिस्टम में जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा जो उन लोगों के काम आ सकता है, तो वहाँ सजेस्ट कर देते हैं। और हम कहते हैं जो बिहार के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें कहते हैं बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे कार्यक्रम होगा। आप केवल उसी कार्यक्रम में जाइए जिसमें गेस्ट में कोई अनुभवी लोग आ रहे हो, जिनको लग रहा हो नहीं वो कुछ किए हैं या जो कुछ कर रहे हैं, जो आप जिससे आप कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने लाइफ में, कुछ सीख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। नहीं तो सुनने के लिए मत जाइए। सुनने के लिए आप सिर्फ अपना सुनिए, आपको क्या अच्छा लगता है। आपके जीवन में आपसे ज़्यादा मोटिवेशन किसी से नहीं मिल सकता है, आपको खुद से मोटिवेट होइए। हम कहते हैं जो हम अपने हमको बहुत सारे लोग पूछता है आप अपना आइडल या हीरो किसको मानते हैं, तो हम कहते हैं मैं खुद को मानता हूँ, मुझे पता है मैं हीरो हूँ, बाकी दुनिया विलन समझे। तो हमेशा ये होना चाहिए एक फाउंडर को, एक स्टार्टअप को, जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनका सुने, बाकी अवॉइड करे, टाइम को खर्च करे अपने काम पे, फोकस्ड रहे। आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाजार में आए हैं उसको। हम एक चीज़ देखते हैं अभी के यूथ में जो स्टार्टअप में आ रहे हैं, उनका पहला प्रायोरिटी होता है फंड रेज। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा प्रायोरिटी है ही नहीं स्टार्टअप में। स्टार्टअप पे प्रायोरिटी है एग्जीक्यूशन। आप जो सोचे हैं
सपना इंडिया है। मतलब शाम को टेबल पे बैठने के बाद, ग्लास रखने के बाद हर आदमी के मुंह से एक आइडिया निकलता है, और एक कलम और पेपर लेने के बाद उस पे जीरो से अरबपति बनने का सारा रास्ता भी लिखा हुआ होता है। एक एक स्टेप ऐसे 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 करेंगे, अरबपति बन जाएंगे। नहीं, वो सिर्फ पेपर पे है। एक एक्चुअल में एग्जीक्यूशन क्या होता है, वो जब आप धरातल पे उतरेंगे करने के लिए, तब पता चलता है। एग्जीक्यूशन और पेपर दोनों डिफरेंट डिफरेंट था। तो हम हमेशा कहते हैं स्टार्टअप्स को, जो आप पहले एग्जीक्यूट करो अपने आइडिया को, यूजर ट्रैक्शन लाओ, प्रॉब्लम ढूंढो। जो अगर ट्रैक्शन नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं जो बाजार में हम वही सामान लेके जा रहे हैं पहले से बिक रहा है। अगर पहले से बिक रहा है तो मेरे अंदर यूनिकनेस क्या है जो हम अपने कस्टमर को बता सके, जो भाई तुम उसका सामान मत खरीदो, तुम मेरा खरीदो, क्योंकि हम उससे ये चीज़ तुमको बेहतर दे रहा है। तो ये चीज़ ढूंढने के बजाय स्टार्टअप्स इन्वेस्टर ढूंढने में लग जाता है। हर जो सेशन या कहीं पे हुआ, अगर निकला जो कोई इन्वेस्टर आ रहे हैं वहाँ जाके बैठ के सुन रहे हैं। जबकि मुझे लगता है जो अगर आप कुछ बेहतर कर रहे हैं, कुछ मज़ेदार कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर भी आपको ढूंढते हुए आएंगे, क्योंकि उनको भी अपने पैसा को बड़ा बनाना है। तो हम हमेशा इस पे बिलीव करते हैं, जो काम हमारा बोलेगा, रिजल्ट हमारा जो नंबर्स है वो हमारा अकाउंट साबित करेगा, और वही नंबर्स पे तो सारा गेम है। प्रोजेक्शन बनाने के लिए तो हम अरबों का प्रोजेक्शन बना सकते हैं, हम तो ये भी प्रोजेक्शन में बना सकते हैं हम ओला को एक्वायर कर लेंगे, उबर को एक्वायर कर लेंगे, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। हम अपना क्या कर सकते हैं वो मुझे पता होना चाहिए। तो वो प्रोजेक्शन से बना लिए और चले गए इन्वेस्टर को जाके पिच करने, ये राइट वे नहीं है। राइट वे ये है, आपका जो आइडिया है उस आइडिया को लेके आप धरातल पे उतरिए, छोटा लेवल पे उसको एग्जीक्यूट कीजिए, एक दो लोगों की टीम के साथ एग्जीक्यूट कीजिए। आप चाहेंगे जो हम रात में आइडिया लेके आए और अगले महीना फंड रेज करें और 1 साल बाद हम यूनिकॉर्न बना लें, तो सब कोई भारत पे नहीं हो सकता है। भारत पे का नेटवर्क भी बहुत बड़ा था, तो सब कोई असली गोबर नहीं हो सकता है। वो क्या बोलते हैं उसको, रेयर इन रेयर केस है ऐसा। बाकी सारे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा है, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल। आज लोगों को समझ में आता है ये पेटीएम है, ये क्या बोलते हैं मेक माई ट्रिप है। सब लोगों के पीछे बहुत मेहनत है, बहुत सालों का मेहनत है। एकदम सही बात, बिल्कुल। हम हमेशा कहते हैं लोगों को, जो पहले मेरा धंधा है, अगर इससे मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके लिए कुछ सोचूंगा, नहीं तो आप समझो जो सेल्फिश है आदमी। हमको आपके सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बचेगा तो आपके साथ रिलेशन है, नहीं बचेगा तो आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है। फिर करोड़ों दिलखुश कुमार सड़क पे स्ट्रगल कर रहा है, कौन पूछने वाला है उसको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मिल करके भी कर सकते हैं, चाहे थोड़ा सा आपसे, चूंकि आप ग्राउंड पे काम किए हैं बिहार में और कर रहे हैं अभी, कि हम लोग यहाँ से अपना जो भी सूझबूझ है, चाहे जो मेरा टीम है मेरे साथ, मेरे जो मेंबर्स हैं, वो किस तरीके से वैल्यू ला करके बिहार के स्टार्टअप फाउंडर्स को हेल्प कर पाएँ, उसके लिए कभी व्हाट्सएप पे बात करेंगे तो फिर ये होगा। एक ऑफर मेरे तरफ से है, नेक्स्ट राउंड जब भी आप रेज कीजिए, डू लेट मी नो, हम साथ आना चाहेंगे। चूँकि मेरे लिए वो अभी जितनी भी बड़ी मेरी पोर्टफोलियो कंपनीज हैं, उसमें आप एक चमकता हुआ सितारा होंगे। तो वो मेरा पर्सनल डिज़ायर है कि बिहार से कोई चीज़ निकल रहा है तो अगर हम उसमें कर पाए, वैल्यूएशन मेरे लिए मायने नहीं रखता है। जैसे आप बोले कि भाई रितेश अग्रवाल 4 करोड़ उसको कर दिए, मैं 10 करोड़ पे गया था, तो वो वैल्यू नहीं था। तो उसी तरीके से मैं देख रहा हूँ, आप 4 करोड़ पे दीजिए, 10 करोड़ पे दीजिए, 100 करोड़ पे दीजिए, मेरे लिए वो वैल्यूएशन कोई मायने नहीं रखता है। बिकॉज मज़ा आ गया, दिल खुश। मतलब आप जो कर रहे हैं और ज़मीनी लड़ाई लड़ करके कर रहे हैं, डिग्री नहीं काबिलियत चाहिए। और जो नगेट्स इसमें मुझे मिला है और जितना आपका सूझबूझ मुझे देखने को मिला है, मतलब दिल खुश हो गया, एकदम दिल खुश हो गया। थैंक यू सर।